हेलो, वेरी गुड इवनिंग। तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ ऐसा। बाकी चीज़ें अभी फ़िलहाल 4-5 दिनों के लिए थोड़ा सा असाइड रखिए। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज भी मेरी इंटरेक्शन कुछ बच्चों से हुई है। सर ये मसला है, वो मसला है। बेटा देखो, अगर ये 3-4 दिनों सारी चीज़ें ठीक चलती रही, आपने पेपर दे लिया अच्छे से, अटेम्प्ट अच्छे से कर लिया, रिजल्ट हो गया, आपको सारे मसला ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ आप ही आप हो गए। क्योंकि एक बार सेटलमेंट होने के बाद ना बड़ी सारी चीज़ें ओके आप ही हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहरहाल, कुछ बच्चों का आंसर क्वेश्चन आया था कि सर कुछ पर्टिकुलर वर्ड ऐसा है जिसके पजल्स में अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती है, अलग अलग चीज़ें बताई जाती है, आप एक बार उस पर गाइड करें। मैंने थोड़ा टाइम लिया इसमें। पहले तो कोशिश करी कि अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ करके आपके लिए जो बेहतर पॉसिबल हो वो। उसके अलावा कुछ डिफरेंट वीडियोज़ भी मैंने देखे, कहाँ क्या बताया जा रहा है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए। बेटा ऐसी मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि आज के टाइम में अपने पास एक बहुत ही बड़ा ही अच्छा चीज़ गूगल अवेलेबल है, जहाँ पे जाके आप चीज़ों को सर्च आउट कर सकते हैं। कई सारे जो हमारे भाई बंधु जो पढ़ा रहे हैं वो कई बार बोलते हुए फंबल कर जाते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है। मैं इसको बहुत बड़ी गलती नहीं मानता हूँ, ये ह्यूमन नेचर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब उनको ये बताया जाता है कि ये मिस्टेक हो गई तो उसको सुधार लेना चाहिए। इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप भी ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, इट्स ओके, इट हैपेंस। जो एक्चुअल चीज़ है उसको सर्च करिए, वहाँ तक पहुँचिए और फिर सॉल्यूशन करिए। तो इसी चीज़ पे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में, जहाँ पर बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, मैंने कोशिश की क्यों ना उसको क्लियर ही किया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे कन्फ्यूजन में हैं उनको हमेशा के लिए चीज़ें ठीक मिलने लग जाए। देखिए इसमें क्या लिखा है, मास्टरिंग टफ वोकेबुलरी इन सिटिंग एंड पजल क्वेश्चंस। बहुत कुछ नहीं है। क्या होता है ना, सेंटेंस के फॉर्मेशन में जैसे ऐसा मान लो, एक पर्टिकुलर सिटिंग अरेंजमेंट का कंडीशन लिखा है कि ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, या ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी बट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब सेंटेंस सारा सेम है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मैंने एंड यूज़ कर दिया, बट यूज़ कर दिया और हु यूज़ कर दिया, और वहाँ से क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में जो एंड गिवन है उसके पहले जो 2 पर्सन है उसमें किसके लिए यूज़ किया गया है, हु है उसके पहले जो 2 पर्सन है उसमें किसके लिए यूज़ किया गया है। दैट इज़ वेरी कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड, है ना। क्योंकि अगर आप पजल सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पे इन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो गया तो फिर मसला हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो बेहतर है पहले क्लियर कर लें। जैसे कई सारे बच्चे गैप, बिटवीन, अवे, बिहाइंड, आफ्टर, प्रीसीड, फॉलोड, इन सारे चीज़ों में दिक्कतें रहती है, और जिसकी वजह से आप बहुत शानदार प्रैक्टिस करके तो जाते हैं, बट एक छोटे से कन्फ्यूजन की वजह से आपका पेपर ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक पजल जिसमें आपने 3-4-5 मिनट लगा रखा होगा, जिसमें आप 5 क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं, 5 मार्क्स उम्मीद कर रहे हैं, वहाँ पर अगर ये छोटे छोटे चीज़ें रोल प्ले कर जाए नेगेटिव तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए मिलकर क्लियर करते हैं। कोशिश करता हूँ मैं अपने एंड से, आप भी अपने एंड से ट्राई करिए। फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग एडजेसेंट एंड इमीडिएट पोजीशन। मुझे नहीं लगता कि इस एडजेसेंट और इमीडिएट में मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ये जो वर्ड है एडजेसेंट, एडजेसेंट का बेसिक मतलब क्या होता है, नेबर, नेबर। लेकिन जब लिखा गया हो कि ए इज एडजेसेंट टू बी, देन यू विल हैव टू कंसीडर कि वो उसके राइट में या लेफ्ट में, वो उसके अप में है या डाउन में, है ना। ये ध्यान रखिएगा। एडजेसेंट ये तो बताता है कि पड़ोसी है, ये तो बिल्कुल बताता है कि पड़ोसी है, लेकिन किधर का पड़ोसी ये क्लियर नहीं बताता है, अनटिल अनलेस उसके साथ राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, अप, डाउन कुछ मेंशन न किया जाए। तो बेसिकली एडजेसेंट का मतलब ही नेबर। इमीडिएट पोजीशन, इमीडिएट का मतलब भी होता है क्या, एग्जैक्टली उन दोनों के बीच में कोई पर्सन नहीं, हो सकता है कि राइट में हो सकता है कि लेफ्ट में, जैसे इमीडिएटली राइट टू बी, इमीडिएटली राइट टू है ये। और मुझे लगता है कि इन दोनों टर्म में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, और इनफैक्ट होगी ही नहीं, आपका क्लियर होगा इसमें। तो अपन इस पर ज़्यादा नहीं करते। हाँ, इसमें कुछ भी है, जस्ट एक्जैक्टली प्रिसाइजली ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट, कई बार दिक्कत इस वर्ड में आती है, बिटवीन, कंजिक्यूटिव एंड ऑल्टरनेट। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बिटवीन तो आई होप आपको पता होगा, बिटवीन में बहुत कुछ नहीं है। जैसे क्या लिखा होगा कि अगर लिख दिया जाए देयर आर 3 पर्सन, कितने, देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो आप सिंपल ये बिठा लोगे,
यही है ना। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हो कि सर ये भी तो पोजीशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये तो लिखा गया है कि ए और बी के बीच में 3 पर्सन है, लेकिन उसमें ये नहीं दिया गया कि ए राइट में है कि बी राइट में है, ए लेफ्ट में है या बी लेफ्ट में, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। मैं क्या चाहता हूँ, देखो पजल इज वेरी सिंपल, बट डिपेंड ये करता है कि उस टाइम पे पूरा ध्यान, पूरा डिटर्मिनेशन, पूरा कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे होता है। जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो उसी को सॉल्व करिए, उसके अलावा अगर दिमाग इधर उधर भटका तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर रिग्रेट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो बिटवीन, आई होप आपको पता है। ये बात मैंने इसलिए कही कि जब आप बिटवीन मेंशन करो ना, कई बार बच्चे स्टैग्नेंट हो जाते हैं। अच्छा, ए और बी के बीच में 3 पर्सन है, ये पहले भी उठा दे, बी बाद में नहीं, हमें नहीं पता राइट और लेफ्ट गिवन होगा तो चेक कर लेंगे। अच्छा, बिटवीन के लिए और क्या वर्ड है, आप यूज़ कर लोगे गैप। देयर आर अ गैप ऑफ 3 पर्सन, देयर आर गैप ऑफ 2 पर्सन, गैप ऑफ 5 पर्सन। तो आप यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ये जो बिटवीन है ना, बिटवीन ही रिप्रेजेंट करता है किसको, गैप को। क्योंकि जहाँ कहीं गैप वर्ड आएगा बिटवीन आना, देयर आर गैप ऑफ 2 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, देयर आर गैप ऑफ 2 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, कुछ भी लिखा होगा वो होता है। तो गैप और बिटवीन। अच्छा, कंजिक्यूटिव वर्ड का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, बड़े सिंपल में आपको पता है कंजिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, लगातार। लगातार का सिंपल मतलब ये हो गया कि आपको उसमें एक भी गैप नहीं रखना है। कंजिक्यूटिव टुगेदर, कंजिक्यूटिव विद नो ब्रेक्स। अब समझिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था रीजनल रूरल बैंक, नहीं IBPS क्लर्क मेंस में। उसमें क्वेश्चन में क्या था कि देयर आर 8 पर्सन ABCDEFGH सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग इनसाइड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बट उसमें एक चीज़ दे दिया गया था कि नो 2 अल्फ़ाबेटिकली कंजिक्यूटिव लेटर्स विल सिट टुगेदर। समझिएगा, इस लाइन को मैं दोबारा लिख के बता रहा हूँ आपको। क्या लिखा गया है कि नो 2 अल्फ़ाबेटिकली कंजिक्यूटिव लेटर। अब अल्फ़ाबेटिकली कंजिक्यूटिव का क्या मतलब हो गया? अल्फ़ाबेटिकल कंजिक्यूटिव का मतलब हो गया AB, BC, CD, DE, ED, DC, CB, वो वाइस वर्सा, वो राइट की तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट की तरफ, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी। ये समझना आपके लिए ज़रूरी था। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? नो 2 अल्फ़ाबेटिकली कंजिक्यूटिव लेटर विल सिट टुगेदर, मतलब AB नहीं बैठ सकता, CD नहीं बैठ सकता। 99% बच्चों ने गलतियाँ कर ली। इनफैक्ट मेरे नॉलेज में जो 100% बच्चे थे उसमें से 99% बच्चों ने गलती कर ली ये, जबकि ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसको सिंपली समझना था। आप अपने ध्यान में रखिएगा क्लियर इसको। आगे क्या है? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? एक छोड़ के, सिंपल सी बात, इतना सिंपल है ना। अगर आप चीज़ों को सिंप्लीफाइड में मिले तो ऑफकोर्स सिंपल ही है। चलो भाई, डायरेक्शनल टर्म दैट डिपेंड्स ऑन फेसिंग। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इस ग्राफ में एक चीज़ ध्यान से रखिए। मैंने एक जगह ये इनसाइड, यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड, ये सब कन्फिग्रेशन में, इसमें बहुत कुछ नहीं, मैं बताना चाहता हूँ आपको क्या बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेंस एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सपोज कर लीजिए एक पर्सन इनसाइड फेस कर रहा है तो ये राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। मैं ये भी बताता हूँ कि जब पर्सन इनसाइड फेस कर रहा है तो जो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा वो राइट हो जाएगा और जो क्लॉकवाइज हो जाएगा वो लेफ्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। या पर्सन अगर आउटसाइड फेस कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? राइट, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें गलती कर रहे थे, जो कि नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, हो जाएगा चीज़ें, बहुत मुश्किल नहीं है। आउटसाइड फेस कर रहा है क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। इनसाइड फेस कर रहा है क्लॉकवाइज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज राइट। इतना सिंपल है, ध्यान रखिएगा। ये सब बच्चे ज़्यादा गलतियाँ कब करते हैं? जब अभी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था IBPS में कि देयर आर 2 डिफरेंट सर्कल्स, एक हॉलो सर्कल, उसके अंदर दूसरा सर्कल, ऐसा वाला कन्फिग्रेशन। 4 पर्सन सिटिंग इनसाइड इनसाइड द सर्कल, अराउंड द सर्कल हु इज इनसाइड, और फेस कर रहा है कहाँ? बाहर की तरफ, और बाहर वाले अंदर की तरफ। बच्चों ने भयंकर गलतियाँ करी उसमें। समझने की चीज़ है, बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, ऑर्डर बेस्ड सिक्वेंशियल पोजीशन टर्मिनोलॉजी। इसको ध्यान दीजिएगा। जब बात रैंकिंग की होती है, जब बात पोजीशनिंग की एग्जैक्ट होती है, जब बात रैंकिंग ऑर्डर वाला जो पार्ट होता है कि देयर आर 6 पर्सन, दे आर सिटिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, in a row there are 20 person in which A is on 15th position from left right। ऐसी जो कन्फिग्रेशन होती है उसी पोजीशन को यहाँ पर पुट कर दिया, जैसे अहेड ऑफ, बिहाइंड, इमीडिएट,
प्रीसीडिंग, इमीडिएटली सक्सीडिंग। बच्चे का मैसेज मेरे पास ये आया था कि सर ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्या ये पॉसिबल क्लियर करना? बेटा बिल्कुल करेंगे। सी अहेड का मतलब क्या है, इसको ऐसा समझ लीजिए, आप 5 लोग एक रेस में भाग रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लिख के नहीं बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। आप 5 लोग एक रेस में भाग रहे हो, उसमें आप पाँचों में एक पर्सन सेकंड रैंक पर है, जिसका नाम है ABCD ही रख लेते हैं, जिसका नाम है B। फर्स्ट जो सबसे आगे भाग रहा है वो है A, जो सेकंड नंबर पे वो B, जो थर्ड नंबर पे C, भागने में आगे ऐसे भाग रहे। तो अब मुझे ये बताइए, आप सपोज कर लीजिए कि आप जब दौड़ रहे हैं लोग तो आप चौथे पोजीशन पर हैं, तो जो B वाला है वो आपके पहले है कि आपके बाद में है? आप कहोगे कि सर पहले है, उसका रैंक क्या है 2, आपका रैंक क्या है 4। अब कंफ्यूज मत होइएगा, समझिएगा, जिसका रैंक 2 है वो ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, वो आपसे पहले भाग रहा है, वो अहेड है आपके, और जिसका रैंक 4 है वो उस पर्सन के कंपैरिजन में पीछे है, वो स्लो भाग रहा है, वो बिहाइंड है उसके। इतना सिंपल, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत इसमें नहीं थी। मैंने लिखा है मोस्टली यूज इन ऑर्डर बेस्ड पजल, अहेड मीन्स अर्लियर इन सीक्वेंस। दोबारा समझ लेना क्या है ये, मैं बोल देता हूँ आपके लिए, पढ़ देता हूँ आपके लिए, ताकि आपके मन में किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए, वो बरकरार न रहे। अहेड मीन्स अर्लियर इन सीक्वेंस, मतलब ये कि अगर रैंकिंग की बात कर ली 1 2 3 4, ये दौड़ में है, सपोज के लिए कि रेस इस तरफ चल रहा है, लोग इस तरफ भाग रहे हैं, तो इसमें जो सेकंड पोजीशन पर है वो फोर्थ पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर चेक कर ले तो अहेड है, पहले है, बिफोर है। इन सीक्वेंस, बिहाइंड मीन्स लेटर इन सीक्वेंस, और जो बिहाइंड है, जो बाद में है, वो लेटर है। और यही प्रीसीड एंड फॉलोड में भी यूज किया जाता है कई बार, जब अपन अल्फ़ाबेटिकली सीरीज में, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज जिसको बोलते हैं, जो एक सीरीज रहता है 10 20 30 का, जिसमें लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स भी यूज़ किया जाता है, और आपसे पूछ लिया जाता है विच लेटर इज सेकंड टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम राइट हैंड, विच लेटर इज 9th टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड, ऐसा कुछ कन्फिग्रेशन था, याद आया? उसमें पूछा जाता है, उसमें भी प्रीसीड एंड फॉलोड, उसमें ये पूछ लिया जाता है, ऐसा पूछ लेगा कि ये देखो ये ABC है, ये बता दो इस B को प्रीसीड कौन कर रहा है, इस B को फॉलो कौन कर रहा है? भैया इसके पहले जो है वो इसको प्रीसीड कर रहा है, इसके बाद जो है इसको फॉलो कर रहा है। ये बहुत बेसिक बट बहुत वाइटल चीज़ है, अदरवाइज ये आपके पूरे किए कराए बहुत अच्छी मेहनत को बर्बाद कर देगा अगर आपने टर्म को प्रॉपर कंसीडर नहीं किया। ज़रूरी है समझना, वीडियो पूरा देखिए, कंप्लीट सीक्वेंसिंग आपके लिए बना रखी है मैंने। अच्छा, इमीडिएटली सक्सीडिंग या इमीडिएटली प्रीसीडिंग, जस्ट बिफोर इन सीक्वेंस, वही लिख के मैंने बताया। इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब जस्ट पहले, और इमीडिएटली सक्सीडिंग का मतलब जस्ट बाद में। अरे समझो ना, कोई राजा है, उसने कुछ कानून बनाया, मर गया, उसका बेटा आया, बाद आएगा ना, समझ रहे हो? पहले वाला प्रीसीड है, जो चला गया वो, इतना सिंपल सा है। इसका ध्यान रखिएगा, अहेड और बिहाइंड वाले में कोई भी दिक्कत हो समझ लीजिएगा, इसको बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक वर्ड ये समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ लिया गया, दे दिया गया क्या, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट, ये दोनों, इस दोनों में कंफ्यूज हो गए। बेटा पेनल्टीमेट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है सेकंड लास्ट, ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। पेनल्टीमेट क्या है? सेकंड लास्ट। वैसे ये जो एंटी पेनल्टीमेट है वो क्या है? किसी भी लाइन में थर्ड लास्ट। मतलब सपोज कर लो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 इधर से अगर हमने शुरुआत की, तो ये जो सेकंड लास्ट है इसी को क्या बोला जाएगा? पेनल्टीमेट बोला जाएगा। और ये जो थर्ड लास्ट है इसको क्या बोला जाएगा? एंटी पेनल्टी। आपको ये समझाना पड़ेगा, ये इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि क्या आप इसके गो थ्रू हो चुके हैं। क्या लिखा? एंड तो हो ही गया, डायगोनल एज वॉट एवर दिस इज, ये इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ लिख रखा मैंने ये थर्ड लास्ट पोजीशन और पेनल्टी सेकंड लास्ट पोजीशन। क्या ये इतना मुश्किल? नो, बिल्कुल मुश्किल नहीं। बस ये ज़रूरी कि आपके नज़रों के सामने से गया हुआ हो, आपकी नज़रों के सामने से जाएगा तो बिल्कुल। अच्छा, ऐसे फोर्टनाइट यूज़ करते हैं, कई बार फोर्टनाइट यूज़ कर लिया जाता है जब पजल में डेज बेस का क्वेश्चन यूज रहता है, वो उसमें समझना फोर्टनाइट का मतलब 14 दिन, मतलब 2 वीक की बात हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट, ये वर्ड बोलना भी मुश्किल लग रहा है मुझे तो। लास्ट स्लाइड में कुछ डिसिसिव चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्वांटिटी इंडिकेटर्स,
जैसे मैंने आपसे ये बोला, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी, करेक्ट है, हो गया। दूसरा मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, और आगे ब्रैकेट में लिख देगा इंक्लूडिंग बोथ ए एंड बी, इंक्लूडिंग ए, इंक्लूडिंग बी, एक्सक्लूसिव ए एंड बी। पढ़ लीजिएगा, जब इंक्लूसिव की बात की जाती है तो सिंपल सा मतलब है उसको भी ऐड कर लेना है, जब एक्सक्लूसिव की बात की जाती है तो सिंपल सा मतलब उसको नहीं करना है। इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूड बोथ एंड पॉइंट्स, एक्सक्लूसिव ऑफ मीन्स डोंट इंक्लूड द एंड पॉइंट्स। इतना सिंपल, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ लिया करिए और कुछ नहीं। इसमें और कुछ है क्या? एटलीस्ट, एट मोस्ट। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि देर आर एटलीस्ट 2 पर्सन, समझो, इस लाइन को समझ लो, फिर ख़त्म करेंगे यहीं पे, इसके आगे कुछ भी नहीं है, होगा भी तो नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि है ही नहीं। सी, एटलीस्ट का क्या मतलब है? मैंने बोला कि ए और बी के बीच में कम से कम 2 लोग हैं तो मिनिमम 2 होने ही चाहिए। इसके बीच में 3 हो जाए चलेगा, इसके बीच में 4 हो जाए चलेगा, कम से कम 2 होना चाहिए। यानी कि 1 और अगर 0 तुमने पुट कर दिया तो बेटा गलत कर दिया, चलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, अगर ये पे होता कि ए और बी के बीच में एटमोस्ट 2 है तो 2 कर दो, 1 कर दो, 0 कर दो, तब भी चलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब है अपर लिमिट बता रहा है और एटलीस्ट का मतलब है लोअर लिमिट बता रहा है, बस ये। तो बेटा ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। कई बार एंड वर्ड, कई बार ये, कई बार वो, अलग अलग दिक्कतें आती है बच्चों को, उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं आपसे क्या कहता हूँ कि एक शीट ही बना लीजिए इन सारे वर्ड्स की, या जब अपन पजल सॉल्व कर रहे होते हैं ना, कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए, बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन वाइटल इसलिए है क्योंकि अगर आप पजल जो थोड़ा सा मुश्किल सा है, जिसमें आप बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, सॉल्व करने वाले हैं, हो भी गया और इन गलतियों की वजह से कहीं गलती हुई, कहीं मिस्टेक हो गया, तो फिर बेटा बाद में बहुत रिग्रेट फील होता है। मैंने फील किया है कई बार ऐसा कि यार काश इसको देख लिया होता तो ठीक हो जाती चीज़ें। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए, बहुत कुछ नहीं है। तो मैंने कोई चैप्टर प्रॉपर या पजल तो सॉल्व नहीं कराया, लेकिन ये मैंने वैसी चीज़ आपके लिए करी है जो बहुत ज़रूरी था आपके लिए, राइट। मिलते हैं कल की क्लास में। कल मैं आपके लेके आने वाला हूँ डेटा सफिशिएंसी, नेक्स्ट क्लास है कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न का। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए, खूब खुश रहिए और ऐसे ही अपने क्वेश्चन और डाउट्स भेजते रहिए मेरे पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे हैप्पी, जय हिंद।